सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बड़ी बहस के कार्यक्रम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में आप सबका स्वागत है। देश में त्योहारों का मौसम है, लेकिन उल्लास और उत्साह कहीं नहीं दिख रहा। और दिखे भी कैसे? कोरोना की जकड़ से जैसे तैसे राहत मिलने लगी तो महंगाई की जकड़ जो है वो बढ़ने लगी। और 2 वक्त की रोटी को अगर बात की जाए तो आम आदमी उसकी जद्दोजहद में जूझ रहा है, जिसकी वजह से चेहरे से मुस्कान और जुबान से स्वाद सब गायब होने लगा। लेकिन लगता है कि सरकार के शब्दकोश से महंगाई शब्द ही गायब हो गया है। उसे न तो गरीब के घर की फिक्र है और न ही उसकी परेशानियों से कोई सरोकार। पेट्रोल डीजल पिछले 5 महीने से 100 के आंकड़े से नीचे नहीं आ रहा और इनकी बढ़ती रफ्तार का असर अब हर उस चीज से होने लगा है, दिखने लगा है जो देश के सामान्य वर्ग की जेब पर असर डालती है। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी यानी खाना बनाने से लेकर नौकरी पर आने जाने तक खर्चों का ब्यौरा संभालने में ही माथे का पसीना सूख नहीं रहा। अब रही सही कसर सब्जियों और खाद्य तेल की तेजी ने और कमर तोड़ कर रख दी। अब लोग शिकायत करें भी तो किससे, क्योंकि सरकार के पास दलील तो यह है कि वैक्सीन का खर्च, मुफ्त अनाज योजना और किसानों को सम्मान निधि देने में सरकार का खजाना खाली हो रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए महंगाई पर कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारियों में नहीं आता, या फिर समाज को वो वर्ग जिससे मुफ्त में कुछ भी हासिल नहीं तो उसकी कोई अहमियत भी नहीं। सरकार को सोचना तो पड़ेगा। आखिर महंगाई की खींच सरकार के खिलाफ आक्रोश में भी बदल सकती है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी और मार्केट एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले गुलरेज जी, आपका रुख कर रही हूं क्योंकि सरकार आपकी पार्टी से है और आम आदमी इस वक्त जो सवाल कर रहा है वो सरकार से कर रहा है कि कहीं सरकार हमें भूल तो नहीं गई। बिल्कुल भी नहीं भूली है और सरकार के जहन में हमेशा कोई चलता है तो वो देश का आम नागरिक ही है, क्योंकि वो देश का आम नागरिक ही देश को आगे ले जाता है। और अभी जो इंडेक्सेस आए हैं, पर्टिकुलरली जो सीपीआई का इंडेक्स आया है, उसमें क्या आया है कि 4.35% के ऊपर इन्फ्लेशन की दर है। और यदि आप इंडस्ट्रियल इंडेक्स भी उठाकर देखें तो प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। अभी अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, आपको उसका अध्ययन करा के नहीं पता नहीं मुझे, 1-2 दिन पहले के अंदर जो आए हैं इंडेक्सेस। फिर आप बात करें कोर इन्फ्लेशन 5.65 पर, वो सरकार ने ये एक अपना लेवल बना रखा है कि इन्फ्लेशन की दर जो होती है वो 6% से कम होनी चाहिए। फिर अभी आप कह रहे हैं कि आम आदमी को डेफिनेटली बहुत सारी चीजों में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो इस बार जो ये सीपीआई कम आया है, और अर्थशास्त्री भी बैठे हैं हमारे बीच में, वो ज्यादा प्रकाश डालेंगे इस बात पर क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। वो बेसिकली कम आया है जो फूड इन्फ्लेशन सिवाय जो खाद्य तेलों के अलावा जो कम हुआ है, जैसे अंडों में कम हुआ है, सब्जियों में कम हुआ है, फल पे कम हुआ है, जो नॉनवेज आइटम है वो स्टेबलाइज रहे हैं, तो उसकी वजह से सीपीआई काफी हद तक कम हुआ है। यही सीपीआई यदि आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखेंगे तो ये पिछले साल था 7.5 पर, जो अभी उठकर गिर कर आ गया है 4.35 पर। तो चीजें अच्छी डायरेक्शन में मूव हो रही है। लेकिन हाँ, जहां तक के फ्यूल की बात है, चाहे वो पेट्रोल डीजल वाली बात हो या एलपीजी की बात हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी आप देखें तो ब्रेंट भी और क्रूड भी जो है उन दोनों में इजाफा हो रहा है। एलपीजी की कीमतें बढ़ चुकी है, कोयले की तो गुलरेज शेख साहब, वो 40% बढ़ी है। गुलरेज जी, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का हवाला दे रहे हैं तो फिर तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए ना, या फिर ये मन बना लेना चाहिए कि अभी तो फिर ये कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि जब कम था तब भी हम ज्यादा कीमतें अदा कर रहे थे। सरकारों का काम यही होता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं या जब कम होती हैं तो उसको कैसे एवरेज करके रख सके, वो सरकार ने किया है। सर 100 के पार है, एवरेज तो नहीं है ये। नहीं,
हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करने के साथ में सब्जी भी खाते हैं, हम सर्विसेज का भी उपयोग करते हैं, हम हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज भी लेते हैं। तो जो बजटरी होता है, एलोकेशन होते हैं, वो सब चीजों के मिलके बनते हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है तो उसमें कोर इन्फ्लेशन भी होता है, उसमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी होता है, उसमें फ्यूल प्राइस का भी इन्फ्लेशन होता है, उसमें फूड इन्फ्लेशन भी होता है। तो ये सब कुछ मिलाकर इन्फ्लेशन बनता है। तो एक चलिए, आप तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हैं, एक बार मैं उनका रुख कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि जो दलीलें वो दे रहे हैं वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अजय जी, दलील दे रहे हैं इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है, क्या गणित है, क्या अंगणित है, क्या बीज गणित है, यही दिखा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है कि सब्जियां थाली से गायब हो गई। जिस तरह से 5 रुपए में एक टमाटर का मामला है, पिछले सप्ताह की जो इंडेक्स बता रहे थे 35 रुपए जो टमाटर मिल रही थी, अब 70 रुपए मिल रही है। हाहाकार मचा हुआ है सब्जी मार्केट में। बाकी चीजों में भी, प्रोटीन युक्त खानों में भी सब जगह कहानी है। और पेट्रोल डीजल का तो दाम ही मत पूछिए। तो आप भी जाती होंगे, गुलेश भाई भी जाते होंगे, क्या पता उन्हें पेट्रोल बनाने का उनको कहीं मोदी जी अलग से पैसा देते हो तो अलग बात है, बट हमें तो नहीं मिल रहा है। हम आप जैसे आम लोग जो है परेशान है। सिलेंडर का हाल सबने देखा किस तरह से महंगाई, रसोई गैस के कारण जो है घरेलू मैंने किचन पर भी प्रभाव पड़ा है। पूरा देश त्रस्त है और इनकी लूट जारी है। भाजपा वाले को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे मति भ्रम के शिकार हो गए हैं। सच्चाई को स्वीकारने के बदले ये आंकड़ों के खेल में उलझाए हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब पेट्रोल डीजल का दाम अच्छा अजय जी, एक चीज मुझे $8 पर बताइए, होता था तब हम क्या देते थे और आप आज क्या दे रहे हैं? जब अजय आज जी 64 जितने पैसे हाहाकार की आप तो बात कर रहे हैं, अगर इतना हाहाकार है तो आम जनता की तरफ से उसको लेकर के कोई आवाज इतनी क्यों नहीं सुनाई दे रही, इतनी धमक क्यों नहीं सुनाई दे रही? प्रीति जी, आम जनता जो होती है, आम जनता मुद्दों पर और समय पर जरूर उसका जवाब देती है। जहां तक बात विपक्षी पार्टियों का है तो हम हमेशा उन मुद्दों को जनहित में उठाने का प्रयास हम लोगों ने किया है। कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए। हमारे राज्य के यूनिट जो है हर जगह आंदोलन के लिए स्टेट लेवल पर गए। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस, मैं तो कहता हूं भाजपा वाले को भी आना चाहिए। भाई इनकी भी तो दाल रोटी खराब हो रही है। भाजपा के कार्यकर्ता क्या बिना दाल रोटी खाए जी रहे हैं या पेट्रोल भराए जी रहे हैं? लेकिन वो तो दलील दे रहे हैं ना कि कोरोना काल था, बाकी तमाम चीजों के लिए भी हमें जुगाड़ करना था, कहीं ना कहीं असर दिखेगा। प्रीति जी, कभी कोरोना काल का बहाना, कभी और चीज का बहाना, कभी कुछ और मंदिर मस्जिद का बहाना, कभी दिखावे का झूठा। चलिए इस मुद्दे को लेकर के अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप विपक्ष हैं, आप तो ये मुद्दा उठा ही रहे हैं इस बहस में भी, और अगर बात की जाए जनता के बीच भी। देखना यही है कि जो चर्चा जिस विषय को लेकर के कर रहे हैं उसका कोई नतीजा अपनी इस बहस से या नहीं। आकाश जिंदल जी का मैं रुख कर रही हूँ, इकोनॉमिस्ट हैं। आकाश जी, यहाँ पर जिस तरीके से अगर महंगाई की बात की जाए, ये हकीकत है कि आज जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के हम चर्चा करें, महंगाई एक ऐसा एस्पेक्ट बनी हुई है जिसे हम हटा नहीं सकते और उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। आप वजह क्या देख रहे हैं और क्या लगता है कि आने वाले कुछ समय में जनता को राहत मिलेगी जिस तरह के दावे गुलरेज जी कर रहे हैं? महंगाई का डेटा 11.39% WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अगस्त का लेटेस्ट डेटा है जो कि 11.39% है। हॉरिफाइंग डेटा है आज की तारीख में। आम आदमी बहुत बुरी तरह परेशान है। हाई टैक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। जहां एक तरफ बीजेपी और मोदी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं मोदी साहब को कि बहुत जबरदस्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम पैन इंडिया किया है, वहीं आज मुझे कहना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मुझे निराश किया है, सारी पॉलिटिकल क्लास ने निराश किया है। 3 साल से तमाम नेशनल चैनल और आपके चैनल से प्रीति जी पूछा करता था मैं कि जीएसटी में क्यों नहीं लाती। जीएसटी में लाने का मौका था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की। मैं पहले अपना जवाब पूरा कर लूं, उसके बाद मेरी प्रार्थना होगी कि मेरे अच्छे मित्र, मेरे दोस्त गुलरेज और कांग्रेस के आप प्रवक्ता से पूछें कि जीएसटी में जब मौका था किसने उसकी फेवर में वोट किया। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की भी वोट थी, स्टेट जिसमें कांग्रेस आती है उनकी भी वोट थी, रीजनल पार्टीज की वोट थी, लेकिन उस दिन देश निराश हुआ। कांग्रेस के मेरे मित्र बोलते थे कि हम सड़कों पे आते हैं, मेरे मित्र सड़कों पे आते हैं, आपकी पार्टी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन टेबल पे बैठ के आकाश जिंदल को रिलीफ देना था, इस देश के आम आदमी को रिलीफ देना था, उस दिन क्या आपने जीएसटी की फेवर में वोट डाला। अब दूसरी बात आ जाती है, आज की तारीख में ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस $84 पर बैरल। मैं इसी शो में मैंने प्रेडिक्ट किया था जब $70 पर बैरल थी कि 20% बढ़ेंगी, बढ़ चुकी है। और प्रीति जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं,
आगे ये $90 पर बैरल तक पहुंचने वाली है। अगर हमने टैक्सेस कम ना किए, आपका पॉइंट बहुत सही था, तो हम कहां पहुंचेंगे। आज जनता पहले परेशान है कोरोना के कारण, क्योंकि कोरोना की वजह से जो इनकम डाउन हुई थी अभी तक उस लेवल पे नहीं आई है। बिल्कुल, खर्चे उसके बढ़ गए हैं, इनकम जो है उसकी उस लेवल पे नहीं आई है। मैं 10 सेकंड और दूंगा, बहुत जरूरी कुछ तथ्य रखने हैं मुझे। दूसरी बात, आप आ जाइए, ग्लोबली इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो गैस प्राइसेस जो है बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान में भी हमने गैस प्राइसेस बढ़ाई, सीएनजी पीएनजी भी कुछ जगह बढ़ी। उसके अलावा आ जाती है कोयले की डेफिशिएंसी। कोयले की डेफिशिएंसी है, इस वजह से लोग डीजल जनरेटर से यूज कर रहे हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब का विजन है, तारीफ करता हूं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, बट वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे चलेगी। 80% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, गैस ग्लोबली महंगी हो रही है, महंगी करती जा रहे हैं, कोयले की यहाँ शॉर्टेज है, तो ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, और आम आदमी की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। मानता हूं सरकार ने खर्चा किया है, सरकार ने वैक्सीनेशन की है, सरकार ने गरीब भाई बहनों को भोजन दिया है, बट उसके लिए आम आदमी को टैक्स क्यों किया जा रहा है? उसके लिए कई इनोवेटिव तरीके अपनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, उसको लेकर के भी विचार होना चाहिए था, सरकार को कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई पर लगाम लगाना भी सरकार का ही काम है। आपके पॉइंट्स को मैं गुलरेज शेख साहब के पास रखूंगी, लेकिन मनीष जी का मैं पहले रुक कर लेती हूँ। मनीष जी, यहाँ पर जिस तरीके से तमाम दलीलें दी जा रही हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्राइसिस अचानक से आई और इसके लिए कोई तैयार नहीं था, बावजूद इसके जो इमीडिएट रिलीफ देना जरूरी था वो दिया गया, और अब उसके नतीजे जो हैं, उसका खामियाजा जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोषी कौन है, और इसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म अभी भी नहीं मिल सकता ताकि आम जनता को राहत दी जा सके? देखिए, दो तरीके से समझते हैं। नंबर 1 ये है, अभी नितिन गडकरी जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने सीधे सीधे विजन का डिस्कशन किया और उन्होंने बताया कि सरकार का भी फौरी तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का इरादा दिखता नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको इक्वलाइज करना चाहते हैं सोलर पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को पोज करती है राष्ट्रवादी पार्टी, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ रिवैम्प करेंगे, ओवरहॉल करेंगे। तो अगर देश में सारी गाड़ियां तो नहीं, अगर 25% गाड़ियां भी अगर इलेक्ट्रिक से चलने लगे, या जो डीजल पंप सेट है अगर वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो लेंगे, डीजल पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक तरफ हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, दूसरी तरफ हम भारी मात्रा में सेविंग करेंगे, तो ये देना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे सीधे सीधे महंगाई फर्क आएगा। अगर हम ट्रक ट्रांसपोर्ट और छोटे टेम्पो को अगर डीजल से इलेक्ट्रिक में ले आए तो हम बड़ी बचत कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एकदम सस्ता हो जाएगा, 1 रुपए किलोमीटर से भी कम, जो आज लगभग 8 से 10 रुपए आ रहा है। एक बात, अभी आकाश जिंदल जी एक बात कह रहे हैं सरकार को दूसरे, मेरा प्रश्न है कि एक तरफ आप सारे देशवासियों को खाना मुफ्त दिलाना चाहते हैं, आप सारी वैक्सीनेशन फ्री कराना चाहते हैं, देश में बेहतरीन आर्म्स एंड इम्यूनेशन हो, हमारा डिफेंस सिस्टम बढ़िया हो, आतंकवाद पर लगाम लगे, तो पैसे कहां से आएंगे? आप डिमोनेटाइज, ये देश में एसेट्स मोनेटाइजेशन करते हैं, विपक्षी लोग आरोप लगाने लगते आपके पास भी आती हूं, तो विपक्षी लोग आरोप लगाने लगते हैं। कहीं ना कहीं एक विजन तो लेना पड़ेगा। मैं संभवतः ये समझता हूं बीजेपी को इस बात की प्रॉब्लम है। मनीष जी, आप जिस इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, आम जनता की जेब में जब उस व्हीकल को खरीदने के लिए पैसा होगा तभी तो वो उसे स्विच भी कर पाएंगे। हालत तो ये है कि कोरोना के बाद से लोगों की सैलरीज कट हो, देखिए जिस तरीके से ओला बाइंग कैपेसिटी लोगों की घटी है और रेट ज्यादा बढ़े हैं। मैं आपको सरकार अपने इस सोच के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आम जनता को शिफ्ट किया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की कम कंजप्शन हो, उसके लिए उनके पास बाइंग कैपेसिटी भी तो हो, उनकी जेब में पैसा भी तो हो, तभी तो वो कंडीशंस होंगी। सब्सिडी मिलेगी, डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम मिलेगा, एक बार वो पॉपुलराइज हो जाए, इजी कन्वीनियंट टू यूज हो जाए। अगर एक बार कन्वीनियंट हो जाए, यहाँ लोग अपनी गाड़ियां छोड़ करके स्कूटी और साइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल तक के विकल्प पर चर्चा करने लगे हैं। नहीं है वो खरीदेगा। आप सोशल मीडिया पर चर्चा सुनते हैं। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं जो कैपेबल है वो अगर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करेगा, अगर 30% जनता भी इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर जाती है तो बाकी ये 30% व्हीकल बचेंगे, तो व्हीकल सस्ते भी होंगे, चलिए, और बाकी लोगों को लाभ मिलेगा। इन तमाम ऑप्शंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। आकाश जी के पास मैं एक क्विक रिएक्शन लूंगी, फिर गुलरेज शेख साहब के पास जो तमाम सवाल आप लोगों ने रखे हैं उनका रुख करूंगी। आकाश जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज ऑर्डिनरी गाड़ी 25 लाख रुपए से कम अवेलेबल नहीं है, जबकि पेट्रोल की गाड़ी 4 लाख 5 लाख की आ जाती है। तो 25 लाख का, मुझे पूरा करने दीजिए बात प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया मेरे दोस्त। 25 लाख का व्हीकल आज की तारीख में अवेलेबल कराना
बहुत बहुत मुश्किल है। उसके लिए फाइनेंस बैंक देने को तैयार नहीं होगा। सरकार के पास उतना पैसा नहीं है कि उतनी सब्सिडी दे सके। सरकार से हम ये उम्मीद करें कि 23 लाख रुपए या 20 लाख रुपए सब्सिडी पर व्हीकल दे देगी, उतना बहुत मुश्किल है। जो मैं बाकी तरीके अपना रहा था, मनीष जी ने तरीके पूछे थे, तरीके ये हैं कि आज ग्लोबल बोरिंग बढ़ाई जाए, एनआरआई के लिए मसाला बॉन्ड लाए जाए, उसके थ्रू रेज किया जाए पैसा, डोमेस्टिक बोरिंग स्मॉल सेविंग के थ्रू पैसा रेज किया जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा काम किया है एयर इंडिया का, डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। आज अच्छा काम करने के लिए पब्लिक पे बोझ डालना सही नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तमाम दुनिया के चैनल से पढ़ाता हूं, बट एक चीज है, आम आदमी की कमाई थी कोरोना से पहले 50,000, खर्चा था 45,000, 5,000 बचा रहा था। अब वो कमाई रह गई है 35,000, खर्चा हो गया 55,000। तो सरकार का डेफिसिट हम समझते हैं, मोदी साहब विजनरी हैं, बहुत अच्छा काम किया है, सैल्यूटिंग, बट आम आदमी के डेफिसिट का क्या? बिल्कुल, आम आदमी की भी तो इस तकलीफ को सरकार को ही समझना होगा, और आम आदमी जो है वो सरकार की तरफ ही देख भी रहा है कि अब तो हमारी समस्या को भी आप देख लीजिए। गुलरेज जी, आपने तमाम पॉइंट्स भी सुन लिए। सबसे पहले तो मुझे जीएसटी के ऊपर ही जवाब चाहिए कि जीएसटी को लेकर के जब बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो आखिर ये पेट्रोल और डीजल को ही अलग क्यों कर दिया जाता है हर बार? देखिए, जीएसटी काउंसिल जो होती है वो इस पे ऐसा नहीं होता कि रूलिंग पार्टी का से चलेगा, उसमें दोनों जितने भी स्टेट्स होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं। वो सबसे ज्यादा शुरू दिन से ही, जब से पहली बैठक हुई है जीएसटीसी की, तब से अरुण जेटली जी के समय से यही बात हो रही है कि कांग्रेस शासित प्रांत जो हैं वो जीएसटी में डीजल पेट्रोल को इंक्लूड नहीं करवाने पर अड़े हुए हैं। तो इसका जवाब आपको अजय जी से पूछना चाहिए हमारे बनिस्बत। और यदि ये कुछ झूठ बोलते हैं तो इनसे आपको ये भी पूछना चाहिए कि आपने वीएटी में अपने प्रांतों में कितनी की कमी की जो यहाँ पर लेक्चर झाड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज, जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, ये इनके रेट सभी थोड़ी हाई हैं, लेकिन ऐसा सर इसे थोड़ा हाई नहीं कहते हैं, थोड़ा हाई नहीं कहते हैं इसे, ये अति होती है, पानी सर के ऊपर चला जाता है। आपने एक आम आदमी के घर के किचन की हालत देखी है? लोगों की प्लेट से जो पोषक तत्व होते हैं ना वो गायब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन आते ही घटा देगी बीजेपी रेट भी, अभी नहीं घटा रही है। जब यूपी के इलेक्शन आएंगे 10 से 15 रुपए घटेंगे, मेरा उम्मीद है आपसे। वेजिटेबल्स यदि गिरती है, चुनाव के वक्त की फायदा मिलेगा जनता को। पता नहीं कौन सी मार्केट में आपको कीमतें कम होती दिख रही हैं, हमें तो ये पता है, हम जिस भी बाजार में जाते हैं हमें यही पता है कि हर चीज की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। उठाकर देखिए, आप बैंगन उठाकर देखिए, आप आलू उठाकर देखिए, आपको रेट। गुलरेज जी, मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, अपने घर के किचन का सामान मैं खुद खरीदती हूँ, इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि बाजार में कीमतें कम हो गई है, तो मुझे एक भी दिन ऐसी कोई मंडी नहीं दिखी जहां पर सब्जियों की कीमतों में कोई कमी दिखी। फल तो खरीदना बहुत दूर की बात है। आप ही बताइए ना मुझे, मिस पांडे आप मुझे बताइए, यदि सीपीआई कम हुआ है इंडेक्स, वो बड़ा स्टेबलाइज फैक्ट आया है, वो मंडी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा सर? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। आप सीजनल वेजिटेबल, सर मैं किसी गांव देहात की बात नहीं कर रही, दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ। वेजिटेबल यदि खरीदते हैं तो उस पे आपको, चलिए मैं अजय जी का रुख कर लेती हूँ। अजय जी, गुलरेज शेख साहब तो कह रहे हैं कि मंडियों में सब्जियों की कीमतें कम हो गई हैं, कहाँ है महंगाई? अब तो ये आश्चर्यजनक है, क्या पता कभी मंडी जाते भी हैं और कभी क्या खाते हैं नहीं पता। भाजपा वाले लोग आजकल हो सकता है छोड़ दिया हो, आपका कैमरामैन देख सके कि महंगाई का क्या हाल है। हालांकि देखने में दिक्कत हो रही है जी, ये महंगाई का क्या हाल है, ये इस पे पूरा दिख रहा है पूरा सीन कि 70 रुपए पर आ गई है टमाटर, जो 35 रुपए थी पिछले सप्ताह वो अब 70 रुपए पहुंच गई। और बाकी चीजों की भी हालत वही है, लेकिन गुरलेज भाई को नहीं दिखेगा क्योंकि पट्टी जब आदमी बांध लेकिन जीएसटी को लेकर के जो सवाल उन्होंने आपसे खड़ा किया उसका जवाब भी मैं चाहती हूँ। अजय जी, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। अजय जी, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जीएसटी को लेकर के आपको भी जवाब देना होगा। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कांग्रेस के पास, सिर्फ लखीमपुर, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान पंजाब तक सिर्फ लखीमपुर खीरी में खड़े हुए हैं, उन्हें महंगाई पर कोई चिंता नहीं है। आज चैनल में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन सच में कांग्रेस की टॉप मैनेजमेंट महंगाई पर कोई बात नहीं कर रही है। सुनेंगे क्यों चिल्लाने लगे पागल की? अरे लखीमपुर में चर्चा करते हैं, कांग्रेस महंगाई पे चर्चा करती नहीं। कर लीजिएगा, आप ही लखीमपुर अभी ला रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आपका आया महंगाई पे। अरे भैया महंगाई पे चर्चा हो रही है, रोज महंगाई पर हम लड़ रहे हैं। जहां तक जीएसटी की बात की है प्रीति जी, शायद यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता, एक बार उनको पढ़ना भी चाहिए
क्योंकि ये लोगों को पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं है। जितने जीएसटी के मुद्दे हुए हैं, सब मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर कांग्रेस ने सपोर्ट या विरोध किया, जस्ट अपोजिट अजय जी पढ़ाकू आप ही पैदा हुए हैं। आपने वोट नहीं किया ना कांग्रेस ने, 5 मिनट आपकी तरफ से आपकी पार्टी ने। चलिए आपके ठीक है, 2 इसका स्टेट की जवाब वजह दे से दीजिए। गड़बड़ हुआ, नहीं तो जीएसटी के दायरे में आ जाता पेट्रोल डीजल इस बार। अरे भाई चुप रहो ना यार, पढ़े लिखे आदमी हो आप, मार्केट एक्सपर्ट के नाम पे बैठ गए हो, चिल्ला रहे हो भाजपा को चिल्लाने। अजय जी, सम्मान के तरीके से तमाम मेहमानों के साथ आप चर्चा करें तो बेहतर होगा। आप विपक्षी पार्टी हैं, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन बाकी तमाम मेहमानों को भी आप सम्मान पूर्वक ही अगर जवाब दें तो बेहतर सम्मान होगा। देंगे, लेकिन हमारे बीच में तो ना बोले, हमें जी अच्छा, अपनी बात आप पूरी करें, लेकिन सम्मान पूर्वक किसी के तरीके बीच से। नहीं बोल रहे थे, किसी के आप बीच सम्मान नहीं बोल पूर्वक रहे थे। तरीके से अपनी बात को रखें। एकदम जी सम्मान पूर्वक ही बोल रहे हैं हम, जी। अपमान शब्द का कोई उपयोग नहीं किया जी। है मैंने। जीएसटी काउंसिल में जो पेट्रोल डीजल को लाने की मांग शुरू से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज भी कर रही है और कल भी कर रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि जो जीएसटी के मामले में जो हमारा हानि हो रहा है राज्यों को, राज्यों का मतलब सिर्फ कांग्रेस के राज्य नहीं, इसमें भाजपा के राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान में भी विरोध किया। राजस्थान तो भाजपा का है। इन लोगों ने इसलिए विरोध किया कि उनको जो है लीगल गारंटी जैसे लिखित में सरकार दे दे। 3 साल का जो गैप था वो नहीं दिया और अभी भी वो आगे देने के पक्ष में नहीं है। सिर्फ इतनी हमारी डिमांड थी कि आप इसको जीएसटी में लाइए और ये गारंटी दीजिए जो हमारा शेयर होगा वो शेयर समय पर हमें मिलेगा। लोन से हम नहीं लेंगे, ये लोन से देना चाहते हैं। राज्यों की हालत खराब है और कांग्रेस की नहीं, भाजपा के भी राज्य की मैं बात कर रहा हूं, गुलरेज साहब के भी राज्य की। तो ये केंद्र सरकार दोहरे चरित्र जी रही है, गुलरेज जी का बहाना बना करके, और कांग्रेस और गुलरेज जी जवाब दीजिए। आकाश जी के पास फिर मैं रुक करूंगी। यदि ईमानदारी से पढ़े हो तो चलिए अजय जी, आपके पक्ष को सुन लिया है, गुलरेज जी का जवाब सुन लेते हैं। जी देखिए, मिनट्स ऑफ जीएसटी मीटिंग्स हैं वो ओपन है, और किस राज्य ने कितना विरोध किया था पेट्रोल डीजल को इंक्लूड करने में जीएसटी में, वो आपको सामने आ जाएगा। आप कहें तो आपने प्रोड्यूसर को कहे कि अभी आप चला दे यहाँ पर स्क्रीन पर, जनता देख लेगी। जहां तक बात है फूड इन्फ्लेशन की, आपने बताइए ना, कद्दू हुआ, गोभी हुआ, आज मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत अंतर होगा, दिल्ली में, राजस्थान में, सब जगह आज 20 रुपए से नीचे मिल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि जो ऑफ द सीजन चीज है उसको खरीदना, जिसको किसान बोता किस लिए है कि उसको ज्यादा पैसा मिले, आप उसको वो नहीं देना चाहते। वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन है, तो ये किसान के पेट पे लात मारने वाली बात है। लेकिन वास्तव बात यह है कि सीपीआई का इंडेक्स ही चीजों को गवर्न करता है। तो सीपीआई का इंडेक्स साफ साफ कह रहा है कि 4.35 पे चल रहा है। एक चीज का जवाब मुझे दे दीजिए। चलिए ठीक है, आप तमाम जिन डिटेल कि आम आदमी उन डिटेल्स को, उन बारीकियों को समझता भी है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, गुलरेज जी सवाल सुन लीजिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत कम थी तब भी हमसे ज्यादा वसूली की गई। अब तो कीमतें वहां भी बढ़ने लगी हैं, हमें कहां तक जाना है? कोई स्लैब है? नहीं, ये वसूली शब्द बहुत गलत है, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर यही मोदी सरकार थी जब आई थी शासन में, तो उन्होंने गिनाया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमने कम की हैं। कांग्रेस के टाइम पर जब कीमतें बढ़ी थी ना, तब आपकी ही पार्टी थी जो उठा करके हंगामा करती थी इसी मुद्दे को। अब आज कीमतें बढ़ी हैं, तो अगर कोई इस मुद्दे को उठाता है तो आप इसे गलत कैसे करार दे सकते हैं? वही है, सुन लीजिए, मोदी जी का ये की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादा आज की तारीख में सुन लीजिए आप, जो आज की तारीख में 4.35 पे चल रहा है। 2009 में जब हमने हंगामा किया था तब 10.88% पे चल रहा था। 2010 में 11.99% पे था। 2013 में 10.91%। अरे सर, आज 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में हकीकत ये है कि 105 रुपए के पार है पेट्रोल। वर्ल्ड बैंक दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, यूपी भी कहीं पीछे नहीं है। चुनाव नजदीक है, आम जनता इन्हीं मुद्दों को तो देख करके वोट करती है। जब सरकार कोई सरोकार नहीं रहेगा तो आम जनता आपके पास क्यों जाएगी? आकाश जी का मैं रुक कर लेती हूँ, बहुत देर से वो पक्ष रखना चाह रहे हैं। आकाश जी, फिर मैं नहीं बोलूंगा, मुझे एक लास्ट लाइन बोलने दीजिए, एक लास्ट लाइन बोलने दीजिए मुझे आप। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल प्राइसेस भी हाई है, सीएनजी भी हाई है, पीएनजी भी हाई है। तो यहाँ मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। पिछले 20 साल से दोनों बड़ी पार्टियों से सम्मानपूर्वक कहा गया है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड मिल को आप डेवलप कीजिए। पिछले 20 साल में क्या वो हमने किया? कहां हम पहुंचे हैं? आज क्या हम अपनी इकोनॉमी को इस बेस पे चला सकते हैं? आम आदमी से पूछे क्या हाल है, मैं सारी इकोनॉमिक्स से भूलने को तैयार हूं। आम आदमी की दिक्कत यह है कि उसका खर्चा बढ़ गया, उसकी कमाई कम है।
आम आदमी का डेफिसिट कौन काटेगा? आम आदमी के लिए तकलीफ बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल की बात करूं, बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। आज की तारीख में बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल वैन डीजल के ऊपर चलती है। कोई बीमार 300 किलोमीटर दूर इलाज पे जाता है तो एम्बुलेंस जो है डीजल पे चलती है। घर का चूल्हा चलता है एलपीजी पे, पीएनजी पे। तो आज की तारीख में इतना महंगा फ्यूल है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट हम ग्लोबल मार्केट से नहीं जा सकते। हम तो अपनी सरकार से मांगेंगे ना, हम अपनी सरकार से मांगेंगे। अभी तक कांग्रेस ने और मेरे मित्र गुलरेज ने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि क्या इन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं जीएसटी काउंसिल में। कौन कौन सी स्टेट ने इन्हें कहा था जीएसटी काउंसिल में कि हम सपोर्ट करते हैं? कृपया मैं हाथ जोड़ता हूं स्टेट का नाम जिन्होंने कहा था कि जीएसटी। मेरा आंसर, कांग्रेस पार्टी जीएसटी में लाना चाहती है, सिर्फ केंद्र सरकार से गारंटी चाहती है कि जो राज्य सर उस गारंटी के चक्कर में तो बातें रह गई ना। मौका था, आपको मौका मिला था, उस मौके से चूक गए। उस मौके से तो चूक गए। हकीकत तो यही है मनीष जी, मेरे पास समय का अभाव है। देखिए ये कांग्रेस ये बहाने बनाकर कहीं ना कहीं देश की ग्लोबल जो देश की जनता है उसका लाभ नहीं होने दे रही है। अगर आज डीजल पेट्रोल अगर जीएसटी के अंदर आ जाएंगे तो स्टेट का भी टैक्स की अमाउंट कम होगा, सेंटर का भी कम होगा, कहीं ना कहीं जनता को 20 रुपए तक की राहत मिलेगी। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस वजह से सरकार ये नहीं ला पाई और ये जनता के लिए सेटबैक रहा। मनीष जी, जिम्मेदारी तो केंद्र की भी बनती है, हम सिर्फ एक पार्टी के ऊपर दोष नहीं दे सकते। गुलरेज शेख साहब आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है जी। देखिए, एक बात, जहां तक अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात थी तो मैं आपको ये बताऊं कि इलॉन मस्क और टेस्ला कंपनी से भारत सरकार की बात चल रही है और वो तो उनकी जो कीमतें कम रखी जाएंगी हमारे मार्केट के लिए, उसके लिए उनको अतिरिक्त सहूलियतें भारत सरकार की तरफ से मिलेगी अगले साल तक के। उनका जो बेस प्लान है चाइना से देश के आम नागरिक के बैंक अकाउंट को भी देख पाते जो आज की तारीख में लोन तक अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैक्सिमम जो लोग ऐसे हैं जो लोन लेकर के अपनी जिंदगी चला रहे थे वो भी डिफॉल्टर बन गए हैं। काश सरकार उनको भी देख लेती तो समझ पाती कि सिर्फ कोरोना का असर उनके बजट पर नहीं बल्कि आम आदमी के बजट पर भी पड़ा है। आप तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, गुलरेज शेख साहब, आकाश जिंदल जी, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से और मनीष गुप्ता जी आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा में शामिल होने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा, प्रणाम।